कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर प्रवीण जिंदल, जो कि वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन है और आपका बहुत ही व्यापक अनुभव है डीवीटी रोग के निवारण में, उसके उपचार में। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा डीवीटी कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर जिंदल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। डॉक्टर प्रवीण जिंदल, अब हम जानेंगे कि ये डीवीटी जिसे हम कहते हैं, ये है क्या? भारती जी, डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये शरीर की वो शिराएं होती हैं जो चमड़ी के नीचे ना होकर जो गहराई में होती हैं, मांसपेशियां और हड्डियों के आसपास होती हैं, जिनमें विशुद्ध खून को वापस हार्ट की तरफ लाके उसको लंग्स में ले जाके शुद्धता प्रदान करी जाती है। अब इनका अपने आप में बहुत अच्छा रोल होता है बॉडी के फंक्शन में, क्योंकि ये सारा गंदा खून वापस हार्ट की तरफ को लेके आती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से इन नसों में खून की रुकावट उत्पन्न होने लगती है। वो रुकावट या तो जिसे कहते हैं कि वाकई में रुकावट हो, या खून कई बार गाढ़ा होकर जमने लगता है, या कुछ और परेशानियां पैदा होती हैं जिसकी वजह से ये रुकावट उत्पन्न होती है। अब ये रुकावट सुनने में बड़ी सिंपल सी लगती है, लेकिन जब ये उत्पन्न होती है तो जो व्यक्ति विशेष होता है उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और खाली परेशानियों का सामना ही नहीं, जितना वो व्यक्ति विलंब करता है अपने चिकित्सक के पास आने में, उतनी ही इसकी वजह से परेशानियां मतलब जटिलताओं में तब्दील होने लगती हैं। जी, अब जानेंगे कि इसका कारण क्या है, प्रमुख कारण। इसका प्रमुख कारण, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था, मेन कारण एक होता है या तो नस में कोई कट जाए, रुकावट आ जाए, या खून गाढ़ा हो जाए। तो ये दो मेजर कारण होते हैं जिसकी वजह से ये रुकावट उत्पन्न होती है। क्या कुछ खास व्यवसाय में जो लोग लगे हैं उनके साथ भी ये दिक्कत आ सकती है, जो लोग बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं? हाँ, जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं उनमें हम एक कहते हैं शिराओं की बीमारी होती है, वेरिकोज वेन्स, जिनमें वो नसें टेढ़ी मेढ़ी, और आपने देखा होगा लोगों के पैरों में नीली सी मोटी मोटी नसों के गुच्छे दिखाई देने लगते हैं। अब इन टेढ़ी मेढ़ी नसों में भी खून का जो संचार होता है वो स्लो हो जाता है। खून का संचार स्लो होने की वजह से उसमें खून के जमने की क्षमता बढ़ जाती है, तो ये भी एक डीवीटी के रूप को जिसे कहते हैं दे सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये खून जम जाता है और चूंकि इसका बहाव हृदय की तरफ होता है, तो ऐसे जमे हुए खून के टुकड़ों को हृदय की तरफ जाने से जिसे कहते हैं ना एक जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए इस बीमारी के कारण जानने बहुत जरूरी है, इस बीमारी की अवेयरनेस जाननी बहुत जरूरी है, और इसका उपचार जानना बड़ा जरूरी है, ताकि आप वो जो जीवन की जटिलता है उससे बच सके। जी, अब जो खास लक्षण है, हाँ जी, जो आरंभिक तौर पर किसी मरीज को केवल देखने से आप आइडिया लगा सकते हैं, वो क्या है? एक बड़ी कॉमन से लक्षण है इसके भी। पहले कई बार किसी किसी को टांगों में दर्द होता है, खासकर टांगों, मैंने इसलिए कहा क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारी ये टांगों में पाई जाती है। तो टांगों में किसी को दर्द होता है, किसी किसी को दर्द के साथ सूजन आने लगती है, किसी किसी को थकावट होने लगती है, सूजन के साथ लाली आने लगती है, स्किन एकदम शाइनी सी होने लगती है, आदमी को लगता है कि जैसे किसी ने अंदर से गुब्बारे की तरह फुला दिया हो, और बेतहाशा दर्द होने लगता है। तो ये शुरू के लक्षण होते हैं। अगर इन्हीं लक्षण को कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहीं पैर में इन्फेक्शन तो नहीं होगी, खासकर जो शुगर के मरीज होते हैं, चूंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है, इन्फेक्शन के लक्षण ज़्यादा होते हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ऐसे में मेरी राय ये है लोगों से भी, चिकित्सकों से भी, कि आपको ऐसा कोई भी लक्षण अगर लगे तो आप इसमें ज़रा सा भी विलंब ना करें। कम से कम एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड करा के इस बीमारी का पता किया जा सकता है कि ये बीमारी है या नहीं। यही हम डायग्नोज जिसे कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अल्ट्रासाउंड क्या कुछ अलग तरह का होता है? हाँ, एक होता है नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, जैसे हम लोग पेट का करते हैं, गुर्दे का, पित्त की थैली का। ये होता, इसको बोलते हैं कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इसमें होता अल्ट्रासाउंड ही है, प्रोब की फ्रीक्वेंसी थोड़ी डिफरेंट होती है, सिर्फ खून की नसों का संचार देखने में बड़ा सहायक होता है। इसमें आप खून की नसों को रियल टाइम में देख सकते हैं, उसमें फ्लो खून का चलता हुआ भी देख सकते हैं। तो जिस नसों में खून नहीं चल रहा होता तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस नस में खून जम गया है। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार इस बात पे निर्भर करता है कि इसके कारण क्या उत्पन्न हुए हैं। अगर मैं वापस थोड़ा सा पीछे जाऊं तो आप देखिएगा, जो लोग मोटे होते हैं, ओबीस, जो लोग निष्क्रिय रहते हैं, आलसी होते हैं, अब एक्सरसाइज कम करते हैं, जिनकी थोड़ी उम्र ज्यादा होने लगती है, जो लोग ज्यादा देर तक निष्क्रिय रहते हैं, बड़ा आपको अचंभा होगा कि जो लोग लंबी यात्रा करते हैं, चाहे वो कार की है, चाहे वो बस की है, चाहे वो हवाई जहाज की है, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक निष्क्रिय बैठे रहते हैं, और शायद इनमें से कुछ लोगों को टेंडेंसी होती है कि डीवीटी होने की या खून गाढ़ा होने की, इन लोगों में डीवीटी होने की संभावना बड़ी अधिक होती है।
तो ये वो लोग होते हैं। और दूसरा, अगर मेडिकल प्रोफेशन में आ जाएं, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं, जिनको बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है, चाहे वो आईसीयू में क्यों ना हो या किसी मेजर बीमारी के बाद उनको ऑपरेशन करके लेटाया हुआ हो, तो ऐसे लोगों में भी डीवीटी की संभावना अधिक होती है। तो रही बात उपचार की, तो पहले तो हमें हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में तो हम इसका बचाव कर लेते हैं। क्यों? हमें पता होता है कि इस मरीज को हमने लंबे समय तक बिस्तर पे रखना है, तो उनको पहले से ही दवाइयां ऐसी दे दी जाती हैं कि जिससे खून के धक्के ना जमे। और रही बात उपचार की, जिनको ऑलरेडी हो गया है तो उनको फिर खून पतला करने की दवाई दी जाती है। शुरुआती तौर पे आमतौर पे हम इंजेक्शन देते हैं, खून को जल्दी पतला किया जा सके, ताकि उनको जो कष्ट है उससे जल्दी निवारण मिले। और जितना जल्दी क्लॉट डिसॉल्व होता है, उतनी ही उसकी संभावना कम होती चली जाती है कि उससे उत्पन्न होने वाली जटिलताओं से। आमतौर पर ये धारणा रहती है कि चलिए कोई बात नहीं, हाँ ठीक जी। हो जाएगा, हाँ। हमने दवा खा ली है, ठीक। और हम कई बार बीमारी को नज़रअंदाज भी करते हैं। जी। तो अगर ऐसा किया जाए तो कौन सी जटिलताएं हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं? जैसा मैंने अभी कहा, सबसे सीरियस जो सबसे घातक परिणाम होता है वो होता है कि अगर क्लॉट टूट के आपकी हार्ट की तरफ को चला जाए, वो हार्ट के रास्ते लंग्स में जाके लंग्स को ब्लॉक कर देता है। जिस तरह से लोगों को हार्ट अटैक का दर्द होता है, ऐसे ही लोगों को अचानक हार्ट अटैक जैसा छाती में दर्द, जकड़न और सांस आने में दिक्कत। तो ये एकदम से अगर जल्दी से इसको अटेंड ना किया जाए तो ये इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये तो है सबसे जटिल वाली। अब इससे कम जटिलताओं पे आए तो अगर हम इसको नजरअंदाज कर जाएं, मान लीजिए ऊपर वाले की बड़ी असीम कृपा है व्यक्ति पे, उसको ये जानलेवा स्थिति नहीं उत्पन्न होती, समय के साथ क्या होता है, ये क्लॉट आहिस्ता आहिस्ता कुछ तो बॉडी भी डिसॉल्व करती है, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उसकी वजह से बाकी सारी पाँव की नसें खराब होने लगती हैं, जिससे टांग में, नसों में हमेशा के लिए एक सूजन बनी रहती है। समय के साथ नसें फूलने लगती है क्योंकि ऑल्टरनेट चैनल्स खुलने लगते हैं ब्लड सर्कुलेशन के। और इससे क्या होता है कि निरंतर टांगों में सूजन, थकान, किसी किसी की चमड़ी में कालापन आना चालू हो जाता है और कुछ समय के पश्चात लोगों के पैरों में जख्म होने लगते हैं क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में खून का संचार उपलब्ध नहीं होता। तो ये जटिलताएं आपने बताई, हम जानना चाहेंगे कि इसके बचाव क्या है, कि एक आम व्यक्ति किन बातों का खास तौर से ध्यान रखे जी। ताकि इस गंभीर रोग से बचा जा सके। देखिए, ऐसा है कि 10 से 20% लोगों में ये बीमारी आनुवंशिक भी होती है। अगर किसी को मालूम है, किसी भी व्यक्ति को मालूम है कि उसके परिवार में किसी व्यक्ति को ये डीवीटी रोग हो चुका है, तो इसकी संभावना अधिक होती है एक जनता के बनिस्बत कि उसको इस बीमारी को होने की संभावना अधिक हो। तो ऐसे में उन्हें शुरू से ही अपनी जीवन शैली ऐसी रखनी चाहिए कि जिसमें वो चुस्त भी रहें, अपना वजन नियंत्रण में रखें, और अगर वो धूम्रपान का, तंबाकू का या शराब का सेवन करते हैं उससे बचें, फिजिकली एक्टिव रहें, टेंशन कम लें, किसी को बीपी, शुगर है उसको नियंत्रण में रखें। तो ये तो रही बेसिक बचाव। जैसे कुछ लेडीज में होता है गर्भावस्था के समय या डिलीवरी के तुरंत बाद, या कुछ लेडीज होती हैं जो हार्मोनल थेरेपी पे चलती हैं किसी भी वजह से। ये दोनों ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो गर्भावस्था के समय या डिलीवरी के आसपास उनके चिकित्सक को या लेडी को जितनी जल्दी एक्टिव हो जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि एक्टिविटी से ये बीमारी के होने की संभावना कम रहती है। और जो लेडीज लोग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं किसी भी वजह से, तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन से संपर्क में रहें कि इससे उत्पन्न होने वाली अगर डीवीटी की संभावना है तो उसके बचाव के उपाय भी साथ के साथ किए जा सकते हैं। तो ऐसे में खून पतला करने की दवाइयां, जो कि शुरुआती हम इंजेक्शन देते हैं, बाद में उसको गोली या कैप्सूल में तब्दील करके दिया जा सकता है। उनको फिजिकली एक्टिव किया जाता है। उनको एक स्पेशल तरह की ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स दी जाती हैं ताकि उससे खून का संचार और बढ़िया हो सके। और उनको कहा जाता है कि आप अपना, जैसे मैंने अभी बताया, जीवन शैली में परिवर्तन करें। जी, ये जो स्टॉकिंग्स की बात आपने की है, हाँ थोड़ा जी। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं। ये एक तरह की, हम जिसे कहते हैं, कस्टमाइज्ड होती हैं। ये वो वाली स्टॉकिंग्स नहीं होती कि आप बाजार में जाएं, खरीद के लेके पहन लें। हर एक की टांग अलग होती है, राइट और लेफ्ट टांग भी आपस में अलग होती हैं। तो हम ये प्रयास करते हैं कि जिस मरीज को भी इस तरह की कोई परेशानी होती है, वो स्पेशल एक नाप लिया जाता है हर पाँव का, अलग अलग लेवल पे। ये प्रयास कर दिया जाता है कि पाँव के पंजे के पास, जिसमें स्टॉकिंग्स में प्रेशर ज्यादा क्रिएट किया जाता है, और ऊपर की तरफ हो, चाहे वो पिंडली हो, चाहे वो जांग हो, चाहे वो कूला हो, उस लेवल पे प्रेशर कम किया जाता है। एक तरह का इसमें प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है ताकि खून का संचार नीचे से ऊपर की तरफ को सुचारू रूप से चल सके।
तो डॉक्टर प्रवीण जिंदल, इसके प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है। जी, आप बहुत। लोग आम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए किस तरह से उनको जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आपका ऑल इंडिया रेडियो एक सबसे बड़ा माध्यम है जिसका मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा। पिछले दसियों सालों से ऑल इंडिया रेडियो देहरादून ने इसमें विशिष्ट स्थिति पैदा करी है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बाकी न्यूज़ मीडिया पे हम निरंतर इसमें प्रसार करते रहते हैं। डीवीटी से संबंधित विश्व भर में मार्च के महीने को डीवीटी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। चूंकि इसका जो प्रकोप है हमारे हिंदुस्तान में अभी, चूंकि जागरूकता की कमी की वजह से हमें उतना नहीं दिखाई देता, लेकिन विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी जागरूकता ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा मरीज होते हैं। तो इस वजह से मार्च के महीने को हम डीवीटी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं। और अक्टूबर का एक दिन वर्ल्ड थ्रोम्बोसिस डे के रूप में भी मनाया जाता है, एक स्पेसिफिक दिन, जिस दिन विश्व भर के लोग इस पर्टिकुलर बीमारी पे मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, लोगों में प्रचार प्रसार करते हैं। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, दोनों ही मूवमेंट्स का। तो इस वजह से जितना भी हमसे हो सकता है, हमारी सोसाइटी है वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया, वैसे वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया का अपना एक निरंतर कार्यक्रम साल भर चलता रहता है। इस डीवीटी ही नहीं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, हर बीमारी के संदर्भ में हम अपना निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं लोगों से, श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आप डीप वेन थ्रोम्बोसिस बीमारी के विषय में अगर हल्की सी भी जानकारी रखते हैं, नहीं रखते हैं, तो इसकी जानकारी रखने का प्रयास करें। अपने चिकित्सक से निरंतर संपर्क में बने रहें, एक अच्छी जीवन शैली का उपयोग करें और किसी भी तरह की मांस, मदिरा या धूम्रपान, तंबाकू के सेवन से बचें। और जरा सा भी आपको, जिसे कहते हैं, संदेह होता है कि मेरे को ये बीमारी होने की संभावना है, तो अपने चिकित्सक से संपर्क करने में कतई विलंब ना करें। तो डॉक्टर प्रवीण जिंदल, आज आप इस कार्यक्रम में आए और डीप वेन थ्रोम्बोसिस बीमारी के विषय में हमारे श्रोताओं को बहुत ही विस्तृत जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।